आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी कहीं न कहीं विश्व व्यवस्था से प्रभावित होते हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि हम सभी एक ग्लोबल वर्ल्ड में वर्तमान समय में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और साथ ही साथ आज हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में देखेंगे, इसके सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव एवं आर्थिक प्रभाव के बारे में जानेंगे और वैश्वीकरण का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और इसके क्या प्रमुख कारण रहे इसे भी हम देखेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत दुनिया जो है आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तकनीकी रूप से और राजनीतिक रूप से जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके तहत जो है विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों का जो है एक दूसरे देश के मध्य जो है प्रवाह जो है होता है, इसी को वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण के प्रभाव को देखें तो यह अत्यंत भिन्न है। कहीं इसका सकारात्मक असर भी है तो कहीं इसका नकारात्मक असर भी है समाज के ऊपर में। कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं तो कई लोग इसके महत्व को भी दर्शाते हैं कि किस प्रकार से वैश्वीकरण के समय में विश्व एक गांव की तरह विकसित हुआ है। वैश्वीकरण के विचार को लेकर के हमने दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के विचार को भी यहाँ पे लिया है। तो सर्वप्रथम एंथनी गिडेंस का कहना है कि वैश्वीकरण दूर दराज समाज को जोड़कर दुनिया को एक साझा सामाजिक स्थान बनाता है, यानी कि दुनिया को एक करने की एक समाज में ढालने की कोशिश करता है। साथ ही साथ अगर हम थॉमस फ्रीडमैन की बात को देखें तो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण दुनिया की दूरी कम कर देता है और देशों को बराबरी के स्तर पर जोड़ देता है। तो इस प्रकार से दोनों विचारकों का जो मत है वो कहीं न कहीं ये प्रदर्शित करता है कि वैश्वीकरण की वजह से सामाजिक दूरी कम हुआ है, लोग एक दूसरे के सामाजिक तौर पे नज़दीक आए हैं और साथ ही साथ जो है दुनिया के मध्य की दूरी कम होने से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कहीं न कहीं वैश्वीकरण जो है समाजों को जोड़ करके एक साझा समाज बनाने का जो है कार्य किया है। हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये ग्लोबल विलेज के रूप में निर्माण हुआ है समाज का। देखते हैं वैश्वीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं। तो वैश्वीकरण के अगर हम प्रमुख कारण को देखें तो तकनीकी विकास, परिवहन व्यवस्था में सुधार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आर्थिक नीतियां, वैश्विक संस्थाओं की भूमिका, शीत युद्ध की समाप्ति, ये तमाम घटना है जिस वजह से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला और वर्तमान समय का जो वैश्विक परिदृश्य है वो इसी का परिणाम है। तो आइए हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम अगर तकनीकी विकास की बात करें तो वैश्वीकरण में अगर किसी चीज़ ने अगर सहायता करा तो वो तकनीकी विकास है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट, कंप्यूटर दुनिया को एक दूसरे से जो है जोड़ रहा है, एक दूसरे समाज को जोड़ रहा है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट जो है सस्ता हुआ और सामाजिक विकास जो है दिन प्रतिदिन इस वजह से और तीव्र गति से हुआ है। पहले लोग लेटर भेजते थे बातचीत करने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में आप घर बैठे कहीं भी इंटरनेट से वीडियो कॉल के माध्यम से जो है आप बात कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है लोगों की सोच में परिवर्तन आया, लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से और अधिक जो है कनेक्ट हो पाए हैं। और साथ ही साथ जो है अगर हम परिवहन में सुधार की बात करें तो परिवहन की सुधार का असर ये हुआ कि हवाई जहाज़, कंटेनर शिपिंग, उसके बाद में तेज़ रेल सेवाएं, इसके विकास की वजह से जो है जो वस्तुओं का जो आवागमन है, जो माल ढुलाई जो है वो सस्ती हुई और आसान हो गई और इसका प्रभाव ये पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है बढ़ा। साथ ही साथ अगर हम बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो बड़ी कंपनी कई देशों में फैक्ट्रियां खोलने लगी और सस्ता श्रम, बड़ा बाज़ार और ज़्यादा मुनाफा जो है इनका मुख्य लक्ष्य था। और
इसके अलावा अगर हम बात करें उत्पादन और पूंजी की, तो इसमें वैश्विक विस्तार हुआ। और साथ ही साथ अगर हम देखें आर्थिक नीतियों की अगर हम बात करें इसमें, तो 1991 के बाद कई देशों ने एलपीजी मॉडल को अपनाया। एलपीजी के तहत जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को आर्थिक नीति में अपनाया गया। और इसका प्रभाव ये रहा कि देशों ने आयात निर्यात पर जो है टैक्स कम किया और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था के कारण जो है मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला। विदेशी निवेश जो है बढ़ा। और साथ ही साथ अगर हम वैश्विक संस्था की अगर वैश्वीकरण में भूमिका को देखें, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ जैसे वैश्विक संस्था देश को मुक्त बाज़ार, खुली अर्थव्यवस्था अपनाने को जो है प्रेरित करते हैं। और इस कारण से आर्थिक नीतियों का जो है वैश्वीकरण हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था जो है और अधिक जुड़ पाया। साथ ही साथ अगर हम शीत युद्ध की समाप्ति कहें, तो एक महत्वपूर्ण घटना था 1991 के बाद जो है सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। और इसके बाद जो है विश्व जो है एक ध्रुवीय विश्व आया। साथ ही साथ अगर हम समाजवादी जो व्यवस्था थी इसका पतन हुआ और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दबदबा जो है वैश्विक स्तर पे स्थापित हुआ। और अगर हम देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम विशेषता की बात करें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुक्त बाज़ार को बढ़ावा मिला और ओपन डोर की नीति जो है देशों के द्वारा अपनाया गया। इससे एक दूसरे देश के मध्य जो है व्यापार में बढ़ोतरी हुआ। तो इस प्रकार से आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला इससे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस प्रकार से जो वैश्वीकरण के जो प्रमुख कारण हैं, जिसमें तकनीकी विकास, परिवहन व्यवस्था में सुधार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आर्थिक नीतियां और वैश्विक संस्थाओं की भूमिका और शीत युद्ध की समाप्ति, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक ग्लोबल विलेज के विकास में इन सब ने जो है सहायता किया है। अब अगर हम वैश्वीकरण के प्रभाव की अगर हम चर्चा करते हैं, तो इसके प्रभाव को मुख्य रूप से दो तरीक़ों से देखा जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक रूप से देखा जाता है। तो इसमें इसके 3 प्रकार के प्रभाव हैं: आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें, तो इसके भी 2 पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। तो सकारात्मक पहलू में ये है कि वैश्वीकरण की वजह से विदेशी निवेश बढ़ा, देशों के मध्य एफडीआई बढ़ा, नई तकनीकी मशीनें और उत्पादन के आधुनिक तरीके जो है निजात हुए। और साथ ही साथ कंपनियों और नौकरी के अवसर भी बढ़े और व्यापार का विस्तार इससे हुआ और आयात निर्यात में जो है बढ़ोतरी हुआ। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार से हैं कि जो एमएनसीज और इंटरनेशनल कंपनी आने की वजह से जो है घरेलू उद्योग पर जो है सस्ते विदेशी माल की वजह से जो है जो घरेलू उद्योग है ये कमज़ोर हुआ, जो कुटीर उद्योग है ये कमज़ोर हुआ। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी भी बड़ी कंपनी के अपेक्षा जो कुटीर उद्योग है उनकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है और वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो है लोग ज़्यादातर सस्ते चीज़ों को प्रेफर करते हैं, जो कि घरेलू उद्योग में नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पे बल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से घरेलू कुटीर उद्योग को जो है इससे नुकसान भी हुआ। आर्थिक असमानता बढ़ी, कई वामपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं और ये हकीकत भी है कि विश्व में आर्थिक असमानता बढ़ी। अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है ये बढ़ा, अमीर देश और गरीब देश के बीच का फासला बढ़ा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र पर भी इसका दबाव बढ़ा, क्योंकि किसान वैश्विक कीमत से प्रभावित होते हैं। मान लीजिए किसी गरीब देश के जो किसान हैं उनकी उत्पादन क्षमता उतनी नहीं है जो किसी एक अमीर देश के किसान की उत्पादन क्षमता है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर हम देखें तो किसान भी जो है इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी। ये इसका नकारात्मक परिणाम कह सकते हैं। इसकी आलोचना भी है कि एक दूसरे देश के मध्य वस्तु और सेवा का प्रवाह तो बढ़ा है, साथ ही साथ जो है लोगों की जो है प्रवाह नहीं बढ़ी। जो विकसित यूरोपीय देश हैं ये अभी भी अपने देश में लोगों को आने के लिए जो है इनकी कड़ी वीज़ा पॉलिसी है, तो इस हिसाब से लोगों का प्रवाह उतना नहीं हो पाया जितना कि वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो पाया।
इसे कई लोग जो है पुनः उपनिवेशीकरण की संज्ञा देते हैं। उनका मानना है कि जो न्यू साम्राज्यवाद है उसकी स्थापना इससे होती है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश है वो कहीं न कहीं अपनी विचारधारा को दूसरे गरीब एवं विकासशील देशों के ऊपर में थोपने की कोशिश करते हैं और उनके जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इसे जो है पुनः उपनिवेशीकरण की संज्ञा भी दिया गया। साथ ही साथ जो है राज्य के कल्याणकारी रूप में बदलाव आया। जो राज्य एक समय पे अधिक कल्याणकारी हुआ करती थी, वर्तमान समय में पूंजीवादी उदारवादी नीति की वजह से राज्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था आधारित हो गई है। राज्यों की जो कल्याणकारी नीति थी उसमें बदलाव आया है, क्योंकि ओपन मार्केट में कंपटीशन आधारित चीज़ें होती है। तो इस वजह से कहीं न कहीं सामाजिक रूप से जो हाशिए के व्यक्ति हैं उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कहीं न कहीं अनदेखी कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रमुख नकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के, और साथ ही साथ ये इसकी आलोचना भी है। अब अगर हम सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो इसमें सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत है मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। हम देखते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान समय में दुनिया के रीति रिवाज, भाषा, कला, संगीत और खान पान तक सभी का पहुंच जो है बढ़ा है। किस प्रकार से, लेकिन इसकी भी आलोचना है कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा जो है इससे कमज़ोर हुई है। किसी एक भाषा का जो है दबदबा बढ़ा है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश ले सकते हैं। वर्तमान समय में इंग्लिश को एक स्टेटस मान लिया गया है कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो इसका मतलब आप ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति नहीं हो। साथ ही साथ अगर संस्कृति की बात करें तो वर्तमान समय में लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं और ख़ुद के जो अपने जो परंपराएं हैं उनको जो है डेवलप नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो स्थानीय संस्कृति है, जो परंपरा है, वो कमज़ोर हुई है वेस्टर्नाइजेशन से। और साथ ही साथ जो फैशन है, खान पान है, जीवन शैली में पश्चिमीकरण का दबदबा बढ़ा है। जैसे हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कोको कोला हो, चाहे आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, तो ये सब पश्चिमी जीवन शैली की विशेषताएं हैं जिसका बढ़ा है। लोग वर्तमान समय में छाछ लस्सी की जगह कोको कोला पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक पश्चिमीकरण की निशानी जो है माना जाता है। साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक एक रूपता को जो है खतरा बढ़ा है इन चीज़ों से। ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के नकारात्मक प्रभाव के तहत है और ये मुख्य रूप से आलोचना का बिंदु बनता है कि किस प्रकार से जो मूल निवासी है उनके ऊपर में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में तो कई ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। अब अगर हम राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इसके सकारात्मक पक्ष को अगर देखें तो लोकतंत्र, मानवाधिकार और पर्यावरण की वैश्विक सोच मजबूत हुई है। देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका बढ़ी है। साथ ही साथ अगर हम नकारात्मक पक्ष को देखें तो राज्य के निर्णय लेने की शक्ति जो है प्रभावित हुई है, क्योंकि देशों की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव जो है बढ़ा है देश के नीति निर्माण में। जैसे कि हम सब ने पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो ब्रिटेन वुड्स जो कंपनियां हैं वो गरीब देशों को, विकासशील देशों को कर्ज दे करके, लोन दे करके उनकी नीति को प्रभावित करती है। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिए। राज्य की संप्रभुता पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि निर्णय जो है बाहरी ताकतें प्रभावित कर रही है, चाहे वो विकसित देश या आर्थिक रूप से मजबूत देश हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो। ये अगर किसी देश के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है तो इससे तात्पर्य है कि उस देश की जो सॉवरेनिटी है वो प्रभावित हो रही है। लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर जो है बाजार आधारित राज्य का जो है निर्माण, जो कि हमने पहले भी चर्चा किया है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की जो नीति थी वो धीरे धीरे गौण होती जा रही है और बाजार आधारित राज्य का जो है निर्माण हो चुका है। इसके अगर हम वैश्वीकरण के प्रतिरोध की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से वैश्वीकरण की किस आधार पर आलोचना की जाती है, तो इसे दो विचारधाराओं के रूप में हम देखते हैं। एक तो वामपंथी विचारधारा के लोगों की जो आलोचना है इसको हम देखेंगे और साथ ही साथ हम दक्षिणपंथी
जो विचारक हैं वो किस आधार पर आलोचना करते हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो वामपंथी विचारकों का मानना है कि जो वैश्वीकरण की वजह से जो है ये पूंजीवाद की देन है, और जो अमीरों को और अमीर बनाते हैं और गरीबों को और गरीब बना रहे हैं, यानी कि अमीरी और गरीब के बीच में जो है फासला बढ़ता जा रहा है, ऐसा वामपंथी विचारकों का मानना है। राज्य के कमज़ोर होने से गरीब के हित की रक्षा करने की क्षमता में जो है कमी आई है। ये वामपंथियों का मानना है कि वैश्वीकरण का ये नकारात्मक प्रभाव जो है समाज के ऊपर में पड़ा है, कि अमीर और गरीब के मध्य जो है फासला बढ़ा है, और साथ ही साथ राज्य के कमज़ोर होने की वजह से गरीबों के हित की रक्षा करने की क्षमता जो है कम हुई है, यानी कि जो कल्याणकारी समाज की जो धारणा थी, उन चीज़ों के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ अगर हम दक्षिणपंथी विचारकों को देखें तो वो कहते हैं कि राजनीतिक अर्थ में राज्य को कमज़ोर होने की चिंता, राज्य जो है कमज़ोर हुई है। और साथ ही साथ वामपंथी विचारकों का सबसे बड़ी जो आलोचना है वो सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर के है। सांस्कृतिक संदर्भ में इनका मानना है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने साथ सदियों पुराने जो जीवन मूल्य है तथा जो तौर तरीके हैं जीवन जीने के, उन चीज़ों को लोग भूल जाएंगे, और नई जो पश्चिमी जो सोच है, जो पश्चिमी संस्कृति है, इसका प्रभाव जो है समाज के ऊपर में बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ जो इनका थर्ड जो इनका मानना है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर जो है फिर से कायम हो सकता है। ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वैश्वीकरण के वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारकों का जो है ये अलग अलग सोच है वैश्वीकरण को लेकर के, और ये इस आधार पे आलोचना करते हैं। साथ ही साथ अगर हम वैश्वीकरण के विरोधी अगर कुछ वैश्विक आंदोलन को देखें तो वैश्वीकरण विरोधी जो आंदोलन है वो बहुत से आंदोलन की धारणा के विरोधी नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी है, जिसे वे साम्राज्यवाद का रूप मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो मुख्य बिंदु है जो आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है। एक तो सिएटल विरोध है, जो 1999 में जो है सिएटल में जो WTO की जो मंत्री परिषद की जो मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी, यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। यह प्रदर्शन आर्थिक रूप से ताकतवर देशों के द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके के अपनाने के विरोध में किया गया था। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि आर्थिक वैश्विक व्यवस्था में विकासशील देश के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। दरअसल अगर हम देखें तो फिर से वही है कि जो ब्रिटेन वुड्स जो संस्थाएं हैं, उन्होंने किस प्रकार से वैश्विक देशों को प्रभावित किया है, खास करके विकासशील और गरीब देशों को, उनके नीति निर्माण को किस प्रकार से प्रभावित किया है, और किस तरीके से जो विकसित देश हैं उनके हितों का संरक्षण किया है, उन चीज़ों को लेकर के सिएटल विरोध जो है किया गया था। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में है। यह एक विश्वव्यापी मंच है जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है। इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल है, पर्यावरणवादी शामिल है, मजदूर, युवा वर्ग और महिला कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है, जो कि महिला कार्यकर्ता महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। पर्यावरणविद जो है वो पर्यावरण को लेकर के बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैश्वीकरण की वजह से जो है औद्योगिकरण बढ़ा है और इसका पर्यावरण के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इस चीज़ की बात करते हैं। मानवाधिकार को लेकर के किस प्रकार से फैक्ट्रियों में मजदूर का शोषण हो रहा है और मानवाधिकार की संरक्षण नहीं की जा रही है, इस चीज़ों को लेकर के मांग किया जाता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो 2001 में ब्राज़ील के जो है पोर्टो अल्गेरे में हुई थी, और 2024 में जो लेटेस्ट बैठक हुई है वो WSF की जो बैठक हुई वो काठमांडू नेपाल में जो 2024 में हुई थी। तो इस प्रकार से जो है वैश्वीकरण के विरोधी वैश्विक आंदोलन में अगर हम देखें तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। और साथ ही साथ इसकी आलोचना की हमने दो विचारधाराओं को देखा, वामपंथी विचारधारा किस तरीके से आलोचना कर रहे हैं और दक्षिणपंथी विचारक किस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं। अगर इसमें जो मुख्य अंतर है, जो ध्यान देने योग्य बात है कि वामपंथी जो है अधिकतर इनका जो फोकस है वो आर्थिक फोकस है, जो पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से जो अमीर और गरीब के मध्य जो फासला बढ़ा है, इन चीज़ों के ऊपर में इनका फोकस है। और जो दक्षिणपंथी विचारक है ये सांस्कृतिक तथ्यों के ऊपर में अधिक फोकस करते हैं इसकी आलोचना को लेकर के।
तो इस प्रकार से हमने वैश्वीकरण के जो 3 जो हमने प्रभाव देखे। तो जब कभी भी अगर वैश्वीकरण की आलोचना की बात आती है तो आप इन तीनों प्रभाव जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक प्रभाव है, और इसके जो नकारात्मक पक्ष है इसको आप आलोचना के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो वैश्वीकरण है हमें प्रभावित करता है, किस प्रकार से हमारे नित्य क्रियाक्रम को वैश्वीकरण प्रभावित कर रहा है। हम सब कहीं न कहीं वर्तमान समय में वैश्वीकरण की वजह से इस समाज में जो रह रहे हैं, वैश्वीकरण की जो चीज़ें हैं, जो वैश्वीकृत समाज की जो सोच है उससे कहीं न कहीं हम सब जूझते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष भी रहा कि व्यापार बढ़ा, कल्चरल स्तर पे जो है फैलाव हुआ, लेकिन वहीं हमने देखा कि किस प्रकार से इसके नकारात्मक पक्ष भी रहे। तो अब अगर मोटे तौर पे अगर देखा जाए जो वैश्वीकरण की तीनों प्रभाव हैं, जो वैश्वीकरण के जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव है, इसको अगर एक एक लाइन में आप देखें तो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को अगर देखें तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आर्थिक प्रभाव के तहत आप ये कह सकते हैं कि लोग उद्योग धंधा बढ़ा और लोगों के पास में रोज़गार का अवसर बढ़ा। साथ ही साथ इसका आप नकारात्मक पक्ष ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की वजह से घरेलू एवं कुटीर उद्योग के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगर हम सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है बढ़ा है वैश्वीकरण की वजह से। लेकिन साथ ही साथ जो सांस्कृतिक जो निगेटिव इफ़ेक्ट है वो ये है कि पश्चिमीकरण का जो है वर्चस्व स्थापित हुआ और जो स्थानीय संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज जो है उसके ऊपर में इसका नकारात्मक असर पड़ा है। अगर हम राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो सबसे जो बड़ी बात है कि राज्य के जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो प्रभावित हुई है, सॉवरेनिटी प्रभावित हुई है, और साथ ही साथ जो है राज्य की जो कल्याणकारी जो धारणा थी उन चीज़ों में बदलाव आया है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के जो तीनों प्रभाव है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और जब भी आपसे आलोचना पूछा जाता है तो आप इन नकारात्मक पक्ष को आलोचना के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके जो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम भारत के वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से भारत में एलपीजी पॉलिसी अपनाया गया, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम भारत में वैश्वीकरण की आलोचना के बारे में, विरोध के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। चैनल नया है तो कृपया आप सबसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो